ओके गाइस, सॉरी कनेक्शन इशू था। ठीक है, रिकनेक्ट हो गया। ठीक है, ओके जी। सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहले तो हम डायरेक्ट एनर्जी या कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको शो करूंगा कि हाउ दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक्चुअली वर्क इन द एक्चुअल इंजीनियरिंग सिस्टम्स। ठीक है, हीट एंड वर्क के जो बेसिक डिफरेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में जो है वो अगेन जो है वो रिपीट करेंगे, और इसके हम डिफरेंट फॉर्म्स को देखेंगे कि इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम जो है वो एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसीज की बात करेंगे कि एक्चुअल सिस्टम्स के अंदर जब आप कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड अदर इफेक्ट्स आपकी जो एनर्जी है वो 100% यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, बल्कि उसमें से सर्टेन पोर्शन जो है वो यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, बल्कि जबकि रिमेनिंग जो है वो आपके पास एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, देयर इज नॉट पॉसिबल कि आप ऐसा सिस्टम डिजाइन कर लें जो 100% एफिशिएंट हो या 100% आइडियल हो, जो अपनी जितनी भी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कंप्लीटली तौर पे यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, देयर आर ऑलवेज लॉसेस। ठीक है, और उन लॉसेस को हम कैसे डिटरमिन करते हैं? थ्रू बाय मींस ऑफ एफिशिएंसीज। ठीक है, तो एफिशिएंसीज को इसलिए हमेशा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम उनको डिटरमिन करें किसी भी सिस्टम का, ताकि हमें ये नेट आउटपुट पता चल सके कि कितना हम जो है वो डिटरमिन कर सकते, कितना नेट आउटपुट हम ऑब्टेन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम से। ठीक है, अच्छा, सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द एनर्जी एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, पहले तो लाइक वी हैव सीन के एनर्जी क्या है? एनर्जी इज बेसिकली द एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। ठीक है, अब वो एबिलिटी टू कॉज चेंजेस को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? इसके लिए हमने एक सिंपल हाइड्रो पावर प्लांट की एग्जांपल ली है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो इसको जरा इसका वर्किंग प्रोसेस समझ लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली हाइड्रो पावर प्लांट वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, सो यू हैव अ रिजर्वायर हियर। ठीक है, इस रिजर्वायर के अंदर आपके पास जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, ऑब्वियसली ये रिजर्वायर जो है वो इनलिमिटेड जो है वो बड़ा होगा। ठीक है, जिसमें काफी सारा जो है वो हमने वाटर जो है उसको कंटेन किया हुआ है। ठीक है, इस रिजर्वायर की अपनी एक हाइट है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस हाइट दैट वाटर जो आपके पास यहाँ पे स्टेशनरी कंडीशन के अंदर है, ठीक है, उसकी अपनी एक सर्टेन क्या होगी, उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है? इफ यू आर एबल टू सी कि यहाँ पे एक ब्लैक डोर आपको नजर आ रहा है, ये जो गेट है, ठीक है, इस गेट ने इसकी जो मूवमेंट है उसको स्टॉप किया हुआ है। ठीक है, यानी कि जितनी भी एनर्जी है वो यहाँ पे कंटेन्ड है इस सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, तो एनर्जी इस सिस्टम के अंदर कंटेन्ड है, अभी ये कहीं मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एनर्जी क्या हो, मे बी कंटेन्ड इन अ सिस्टम हो। ठीक है, यानी कि एक जगह पे ही इसको हमने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, व्हाट इफ कि अगर मैं इस कंट्रोल गेट को जो है वो ओपन कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस कंट्रोल गेट को ओपन करता हूं और ये राइट बिट इसको मूव कर देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो कंटेंट एनर्जी है नाउ ये फ्लो करेगी इन दिस चैनल। ठीक है, और इस चैनल में फ्लो करने से क्या होगा, इसको एक डायरेक्शन मिलेगी, और ये जो डायरेक्शन है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है। इस जब इस चैनल के अंदर आ रहा है तो इसकी कन्वर्ट जो चैनल का साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसकी जो क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, दैट मीन्स कि जितनी भी आपके पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी नाउ इज कन्वर्टिंग इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस पॉइंट पे आके ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, फॉलोइंग ऑन क्या होगा? ठीक है, अब ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास आगे जाके यहाँ पे एक हाइड्रोलिक टर्बाइन है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक टर्बाइन क्या है, इसको हाइड्रोलिक टर्बाइन का क्या काम होगा, जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे, ठीक है, वो इसके ऊपर इम्पिंच करेगी, जिसके ब्लेड है। ठीक है, और इस ब्लेड के ऊपर इम्पिंच करने से क्या करेगी, इसको रोटेट करेगी। ठीक है, तो नाउ जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या करेगी, एक आपके पास मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करेगी। ठीक है ना, और मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉलोइंग ऑन हमने इस टर्बाइन के साथ एक आपके पास ये इसकी शाफ्ट है। ठीक है, इस शाफ्ट के साथ एक जनरेटर अटैच है। ठीक है, जनरेटर का काम क्या होता है? जनरेटर का काम है कि जो जितनी भी आपके पास मैकेनिकल वर्क है उसको अंडर द एक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास। एंड मूविंग ऑन, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर हम ये ट्रांसफॉर्मर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है ताकि जो एनर्जी हमारे पास हाई वोल्टेज पे मिल रही है उसको हम
जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको हम ट्रांसमिशन के लिए हाई वोल्टेज पे कन्वर्ट करें, ताकि वो उसके लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके, जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं, ठीक है। तो फिर इसको हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसफॉर्म करके इसको फिर ट्रांसमिशन लाइंस में भेजते हैं, और ये ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू हमारे डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो पहली चीज द एबिलिटी टू कॉस्ट चेंजेस, ठीक है। तो चेंजेस कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो एनर्जी यहाँ पे हमने कंटेंट की हुई थी इस रिजर्वायर के अंदर, वो चेंजेस प्रोड्यूस कर रहा है इस टरबाइन के अंदर, ठीक है। इस टरबाइन को रोटेट कर रहा है, इसको एक मूवमेंट जनरेट कर रहा है, उस मूवमेंट की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड में ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है। आप ये भी देख रहे हैं कि अगर हम ये जो रिजर्वायर है, ये जो हाइड्रोलिक टरबाइन है, इनको एक जनरेटर को ये इनको एक सेपरेट सिस्टम्स कंसिडर करें, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, यानी कि वो अब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पास हो रही है, और आगे जाके हम ये भी देख रहे हैं कि उसमें उसकी टाइप भी चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल से डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। सो आपके पास एनर्जी जो है वो ना सिर्फ एबिलिटी टू कॉस्ट चेंजेस यानी कि चेंजेस प्रोड्यूस करती है, बल्कि वो एक डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी जो एक मेजरेबल क्वांटिटी है, तो ऑब्वियसली हम इसको मेजर कर सकते हैं आइदर इन जूल्स, और जो सेकंड इसकी अगर लार्ज अमाउंट पे हमारे पास मल्टीपल्स चाहिए हमें, ठीक है, तो हम इसको किलो जूल्स या फिर मेगा जूल्स की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अच्छा, आगे जाके हम एनर्जी एक और फॉर्म डिस्कस करेंगे विच इज बेस्ड ऑन पर यूनिट मास, ठीक है। तो हमने जैसे कि पिछले चैप्टर में देखा था कि एनी क्वांटिटी जिसको हम पर यूनिट मास डिस्क्राइब कर लें तो वो स्पेसिफिक क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एनर्जी को हम पर यूनिट मास करें तो वो हमारे पास स्पेसिफिक एनर्जी बन जाएगी। हम आगे जाके एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी है तो वो स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, उनके साथ डिस्क्राइब की जा सकती है, ठीक है। एंड टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द सम ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि ये जो टोटल एनर्जी, जैसे कि अभी यहाँ पे जो जितनी भी एनर्जी कंटेंट थी इस रिजर्वायर के अंदर, ठीक है, वो बाद में जाके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। जो टोटल कंटेंट है वो डिफरेंट फॉर्म्स का सम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो एक ही फॉर्म में हो, डिफरेंट फॉर्म्स का सम हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सो जो बेसिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, ठीक है, एज वी आर स्पीकिंग अबाउट, तो हमारे पास जो पहली है वो हमारे पास थर्मल, जो मेन हम फॉर्म्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो पहली है हमारे पास थर्मल एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी फॉर एग्जांपल अगर हम एप्लीकेशन वाइज देखें तो आप एक सोलर कलेक्टर की एग्जांपल देख सकते हैं, थर्मल कलेक्टर की, ठीक है। यहाँ पे जो आपके पास थ्रू सन जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, ठीक है, वो इस थर्मल कलेक्टर के ऊपर जो है वो इम्पोज होंगी, ठीक है, और जो अपनी एनर्जी है वो ट्रांसफर करेंगी टू दी सर्कुलेटिंग वाटर, ठीक है। तो इसके इनसाइड आपके पास क्या है, वाटर सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। वो वाटर जो है एनर्जी गेन करेगा थ्रू दी सन रेडिएशन, ठीक है। उस एनर्जी रेडिएशन की वजह से जो आपके पास वाटर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये हॉट वाटर फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इन दिस थर्मल टैंक, ठीक है। ये जो थर्मल टैंक है फिर ये आपको बेसिकली क्या कर रहा है, ये एक हॉट वाटर जो है वो सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो एक सोर्स ऑफ हॉट एनर्जी आपके पास, सॉरी हॉट वाटर आपके पास मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। सेकेंड आपके पास क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल केमिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी के लिए वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अ बैटरी सेल, ठीक है। यूजुअली विद इन दिस बैटरी आपके पास लिथियम आयन बैटरी है या आपके पास लेड एसिड बैटरीज हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, और दैट वी कैन यूज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। थर्ड इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एप्लीकेशंस इनॉर्मस हैं, फ्रॉम डोमेस्टिक टू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, और इसके सोर्सेज भी वेरियस हो सकते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट से, स्टीम पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट से, डिफरेंट पावर से हम इसको जो है वो एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज से हम जो है एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, उसको फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे ट्रांसमिशन के लिए भेज सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ इज न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने के डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, वन ऑफ देम इज दी बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे बाय यूजिंग द न्यूक्लियर फ्यूल हम फिजन रिएक्शन के थ्रू जो है वो एनर्जी जनरेट करते हैं, और वो एनर्जी जो है फिर हम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाद में यूज कर सकते हैं।
फॉलोइंग डेट वी हैव काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, ठीक है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज को समझने के लिए वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ दिस रोलर कोस्टर, ठीक है। हियर यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो हमारे पास रोलर कोस्टर है, ठीक है, जैसे जैसे कि हाइट को अप्रोच करेगी, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे हम हाइट को अप्रोच कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इसकी इंक्रीज हो रही है वाइल अप्रोचिंग टूवर्ड्स दी मैक्सिमम, ठीक है। जैसे जैसे हम मैक्सिमम की तरफ जा रहे हैं इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो रिड्यूस हो रही है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी यूजुअली जो है वो एक दूसरे के ऑल्टरनेट में चलती है, यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो रही होती है और वाइस वर्सा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इस क्रस्ट वाली साइड पे आ जाएं, ठीक है, क्रस्ट वाली साइड पे जो आपके पास जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, इसमें क्या होगा, ग्रेविटी की वजह से ये जो बॉडी है वो एक्सलेट करेगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस होगी, वाइल जो हाइट है इसकी हाइट रिड्यूस हो रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली वेलोसिटी का फंक्शन है, जबकि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसके डिस्टेंस का और ग्रेविटी का फंक्शन है, ठीक है ना। यानी कि डिस्टेंस जितना इसका कम होता जाएगा, ठीक है, उतना ज्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हाइट जितनी कम होती जाएगी उतनी ज्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। लास्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जी बोलो बेटा। सर काइनेटिक एनर्जी डाउनवर्ड ही प्रोड्यूस होती है। काइनेटिक एनर्जी डाउनवर्ड प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि ग्रेविटी जो है उसको एक्सलेट करवा रही है, ठीक है, तो ग्रेविटी की वजह से हाँ यहाँ पे जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और जो है काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही जो है ना वो एक्सलेट करेगी बॉडी, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम ग्रेविटी को हटा दें तो फिर ये नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो जाहिर बात है ग्रेविटी जो है इसको डाउनवर्ड एक फोर्स प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से ये एक्सलेट कर रही है, ठीक है। और लास्ट इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड फॉर वन ऑफ द एग्जांपल इज बेसिकली दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपरलूप ट्रेन्स, ठीक है, जहाँ पे अंडर द एक्शन ऑफ लार्ज मैग्नेट्स आप क्या करते हैं कि बेसिकली मैग्नेटिक लेविटेशन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये जो बॉडी है ये और जो आपके पास मैग्नेट्स है उनके दरमियान एक स्पेस प्रोड्यूस हो जाएगी, और क्योंकि अब फ्रिक्शन नहीं है तो ये बॉडी ज्यादा स्पीड से मूव कर सकती है। प्लस हम इस हाइपरलूप जो भी इसका टनल होती है उसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि जितना भी हम एयर को इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, वो हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं, एक वैक्यूम क्रिएट होता है और वैक्यूम जब कम होगा तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि जब एयर नहीं है तो उसकी वजह से फ्रिक्शन और फर्दर रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से जो हाइपरलूप ट्रेन्स का कॉन्सेप्ट है उसमें आप हाई स्पीड पे जो है वो मूव कर सकते हैं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो इन सब का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वो आपकी टोटल एनर्जी बना सकता है किसी भी सिस्टम की। जरूरी नहीं है कि हर सिस्टम के अंदर की तमाम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हो, इसमें पॉसिबली किसी सिस्टम में काइनेटिक और पोटेंशियल हो सकती है, किसी में सिर्फ न्यूक्लियर हो सकती है, और मे बी इन सिस्टम की डिपेंडेंट है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इस न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूं, ठीक है, तो इस न्यूक्लियर रिएक्टर में इसमें जो मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इस टरबाइन की बात सॉरी न्यूक्लियर एनर्जी, इस टरबाइन की बात करूं तो यहाँ पे जो मेन फॉर्म ऑफ द एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, उसकी आपके पास काइनेटिक एनर्जी या फिर उसकी जो आपके पास मैकेनिकल एनर्जी उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इसी को फर्दर हम जो हमारी ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखी, एक तो हमने हाइड्रो पावर प्लांट की एग्जांपल पीछे देखी थी, ठीक है, मैं फर्दर इसको दोबारा से एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। आइडिया ये है क्योंकि एक्चुअल सिस्टम्स में डिस्कस करके थोड़ा सा ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है, ठीक है। अगर इस सिस्टम में देखें तो हमारे पास वेरियस आपके पास कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। पहला कंपोनेंट क्या है, आपके पास ये जो कोर है बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर का, ठीक है। इस कोर के अंदर क्या होगा, यूजुअली आपके पास एक न्यूक्लियर फ्यूल मौजूद है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल में हमारे पास बेसिकली जो भी जैसे कि यूरेनियम U-35 है या और दूसरे न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, इनके ऊपर हम क्या करवाते हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, उनकी बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से जो इसके एटम्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है, और एटम्स ब्रेक होकर न्यू एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। इन एटम्स के ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, एक सर्टेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो फिजन रिएक्शन की वजह से, ठीक है, अपने फिजन रिएक्शन शायद अपने फिजिक्स में पढ़े हो, ठीक है, फिजन रिएक्शन की वजह से आपके पास जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एटम्स के
ब्रेक डाउन होने की वजह से आपके पास फिजन रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, और फिजन रिएक्शन की वजह से आपके पास डिफरेंट हाई अमाउंट में एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, अब ये जो एनर्जी जनरेट हो रही है, ऑब्वियसली हम इससे क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे वाटर सर्कुलेट करवा रहे हैं। ठीक है, और ये वाटर को जब एनर्जी थर्मल जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, वो थर्मल एनर्जी की फॉर्म में इस वाटर को हीटअप कर रही है, और वो आपके पास यहाँ पे इस लूप में आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इनसाइड एक और वाटर का हमारे पास कंटेनर मौजूद है। ठीक है, जो बेसिकली क्या कर रहा है, वाटर को, क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई एनर्जी के हाई टेम्परेचर के साथ वाटर जो है वो इस चैम्बर के अंदर इन हो रहा है, वो इस वाटर को क्या कर रहा है, स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, और ये रेड कलर का जो आपके पास चैनल है, ठीक है, ये कहाँ पे मूव कर रहा है, ये फिर जा रहा है आपके पास इस स्टीम टरबाइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हाई टेम्परेचर और जाहिर बात है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हाई वेलोसिटी पे जो आपके पास एनर्जी है, ठीक है, ये फिर आपके पास यहाँ पे आ जाती है इस टरबाइन के अंदर, स्टीम टरबाइन के अंदर। ठीक, और फिर ये स्टीम टरबाइन ऑब्वियसली इस हाई टेम्परेचर और वेलोसिटी की जो एनर्जी है उसके साथ ये टरबाइन के ब्लेड्स के साथ पास होगी, और इसको फिर एक्सलेट करवाएगी और कन्वर्ट करेगी इनटू मैकेनिकल वर्क। ठीक है, अच्छा मैकेनिकल वर्क में यू कैन सी के फिर हमें उसके साथ जनरेटर इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम अंडर द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम जो है इसको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकें, और बाद में फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको ट्रांसमिशन लाइन में भेज सकें। ठीक है, अच्छा इसी सर्किट के अंदर आपके पास फर्दर कुछ और कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, वन ऑफ देम इज द कंडेंसर। ठीक है, अब कंडेंसर का काम क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे जो स्टीम आ रही है, ठीक है, उस स्टीम को हमने बाद में कहीं वापस रिसर्कुलेट करना है। ठीक है, तो वो स्टीम आ रही है फिर इस कंडेंसर के अंदर। ठीक है, कंडेंसर के अंदर ऑब्वियसली अब इसको हमारे पास एनर्जी जो क्या करनी पड़ेगी, हमें रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो रिजेक्टेड एनर्जी है, ठीक है, ये फिर वाटर के थ्रू हम एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाटर आपके पास कूलिंग टावर है जो यहाँ से फिर एनर्जी लेके एयर के थ्रू जो है इसको कूल डाउन करेगा। ठीक है, तो कंडेंसर का काम क्या, कंडेंसर का काम क्या है, आपको जो आपके पास हॉट स्टीम है या हॉट वाटर है, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस करके वापस सर्कुलेट करवाना है टू दी इस जो बॉयलर है। ठीक है, और बॉयलर से फिर वापस आपकी साइकिल जो है वो चलती रहेगी। ठीक है, तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट कर रहे हैं, हम टरबाइन कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली आगे जाके हम एफिशिएंसीज के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास मेन जो एफिशिएंसी होगी वो हमारे पास किसकी होगी, वो टरबाइन की होगी जो बेसिकली एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। लेकिन उसमें जो एनर्जी लॉसेज होंगे वो कई जगह पे हो सकते हैं। पहले एनर्जी लॉसेज जो है वो जनरेटर में होगा। ठीक है, प्लस जो आपके पास यहाँ पे अपनी जो डिवाइसेस जिसपे ये पोली पे इंस्टॉल होगा उसकी कपलिंग्स होंगी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्रिक्शन कंपोनेंट्स होंगे जिसको आपके पास एनर्जी लॉसेस में आपको पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, सो जो टोटल एनर्जी है वो सब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का हमने देख लिया कि यहाँ पे जो टोटल एनर्जी थी विच इज न्यूक्लियर रिएक्टर से जो आ रही है वो आगे जाके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का पार्ट बन रही है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम के अंदर एटलीस्ट 6 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो है वो हम इनकाउंटर कर रहे हैं। ठीक है, वन इज न्यूक्लियर। ठीक है, एज वी कैन सी कि यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर है। थर्मल एनर्जी जो यहाँ पे बॉयलर के अंदर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्टर से जनरेट फिजन रिएक्शन से जनरेट हुई थी, ठीक है, वो फिर इस वाटर के थ्रू इस स्टीम में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, और ये थर्मल एनर्जी फिर यहाँ पे टरबाइन में आ रही है। ठीक है, तो थर्मल, काइनेटिक और मैकेनिकल एनर्जी हमने यहाँ पे देख ली जो आपके पास टरबाइन में आ रही है। मैग्नेटिक एनर्जी जनरेटर के अंदर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे होते हो, और इलेक्ट्रिकल जो आपके पास यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन की तरफ जा रही है। ठीक है, तो डिफरेंट एनर्जीज हैं जो आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट थर्मोडायनामिक्स टेल अस अबाउट द एनर्जी। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स के थ्रू हम क्या चीज जो है वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं। पहली चीज, थर्मोडायनामिक्स कभी भी हमें ये आइडेंटिफाई करने को नहीं कहती कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का हमें नहीं कोई एडवांटेज जब हम थर्मोडायनामिक्स की स्टडी कर रहे होते हैं। हम बात करते हैं चेंज इन एनर्जी की। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल इस रॉक की बात कर लेते हैं। ठीक है, जब ये रॉक इस क्लिफ के ऊपर मौजूद है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसकी हाइट की वजह से इसकी सर्टेन जो है ना पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, जब हम इसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है, तो लेट सपोज एट सर्टेन लोअर हाइट डेल्टा जेड,
ठीक है, जितनी ये हाइट इसकी रिड्यूस हो रही है, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ये PE2 हो जाएगी। यहाँ पे PE1 है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे ये पॉइंट 1 कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 2 ये आपके पास सेकंड पॉइंट है, और इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 2 है, ठीक है। लेकिन इन द स्टडी ऑफ द थर्मोडायनामिक्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट कि आपके पास चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट सिर्फ ये फाइंड आउट करने में है कि इसकी एनर्जी कितनी चेंज हो गई व्हेन इसने ये प्रोसेस कंप्लीट किया फ्रॉम पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 के ऊपर, ठीक है। इसकी एब्सोल्यूट एनर्जी उस पॉइंट पर कितनी थी, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स हमें इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, क्योंकि उसके लिए फिर हमें मेजरिंग जो मेजरमेंट सिस्टम है उसमें फिर उसके हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी को देखना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी को देखना पड़ेगा, जितनी भी एनर्जीज हैं, ठीक है, उसको हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज को फाइंड आउट करना पड़ेगा, विच इज मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो हम बात कर रहे होते हैं बेसिकली चेंज इन एनर्जी पे, ठीक है, प्रोसेस 1 से लेके प्रोसेस 2 के ऊपर जब हम जा रहे हैं तो कितनी एनर्जी चेंज हो गई, दैट इज आवर टारगेट, जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे इस प्रोसेस को देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे हम 2 डिफरेंट प्रोसेस शो किए हैं, एक प्रोसेस 1 से 2 आप कंप्लीट कर रहे हैं, और सेकंड में आप प्रोसेस मतलब पॉइंट्स आपके सेम है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स आपके सेम है, लेकिन 2 डिफरेंट पाथ्स हैं, ठीक है। इसका पाथ जो है वो पाथ ए है, ठीक है, और इस वाले प्रोसेस का पाथ बी है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो कि दोनों का जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, जो टोटल वर्क हो रहा है वो डिफरेंट है। इस पहले वाले पाथ के अंदर जो टोटल वर्क है वो 8 किलो जूल्स है, जबकि सेकंड पाथ है उसके अंदर टोटल वर्क है वो आपके पास 12 किलो जूल है, प्रोवाइडेड दैट कि आपने जो वर्क किया है, ठीक है, वो सेम चेंज इन कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, यानी कि कंट्रोल वॉल्यूम जो जो चेंज इन वॉल्यूम है आपके पास 3 मीटर क्यूब है दोनों केसेस के अंदर, लेकिन जो आपका वर्क प्रोड्यूस हुआ है वो डिफरेंट है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपके पास जो पाथ हमने सिलेक्ट किया था उसमें जो प्रेशर के वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है ए और बी के अंदर, ठीक है ना। आगे जाके हम इसको देखेंगे कि बेसिकली एरिया अंडर द कर्व डिस्क्राइब कर रहा होता है कि उसके अंदर कितना ज्यादा वर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। एक रफ आइडेंटिफिकेशन आपसे कोई कहे कि बेटा मुझे बता दो कि प्रोसेस ए और प्रोसेस बी, ठीक है, इसके अंदर वर्क किसके अंदर ज्यादा होगा। ये जो मैं लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ ना हो, ठीक है, तो क्या कोई बता सकता है किसके अंदर वर्क ज्यादा होगा, ठीक है। एक बेसिक चीज ये है कि हम एरिया अंडर दी कर्व को चेक कर लें, ठीक है। जो प्रोसेस बी है उसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो ये सब है, ठीक है, जबकि प्रोसेस ए है, ठीक है। अब मैं इसको हाईलाइट चेंज करने के लिए मैं इसको हैशिंग को चेंज कर देता हूँ। जो प्रोसेस ए है उसके अंदर सिर्फ ये जो रीजन है जहाँ पे मैंने क्रॉस, ठीक है, ये जो बाहर का जो सिंगल लाइन जहाँ पे मौजूद है वो नहीं इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यू कैन सी कि प्रोसेस बी के अंदर जो ज्यादा एरिया है तो इसका वर्क जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। प्रोसेस ए उसका जो एरिया अंडर द कर्व है वो कम है, तो इसका जो वर्क है वो कम होगा, ठीक है। आपके पास इस तरह के एग्जाम में छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं जहाँ पे मैं इस तरह का कोई MCQ पूछ सकता हूँ कि इस तरह की फिगर देख के अच्छा भाई आप बता देंगे इन दोनों प्रोसेस में वर्क किसका ज्यादा है। आपके पास कोई नंबर्स मौजूद नहीं है, बस खाली आपने फिगर को देख के बताना है कि अच्छा भाई इसमें क्योंकि इसका एरिया अंडर कर्व ज्यादा है तो इसका प्रोसेस बी का वर्क ज्यादा होगा, जबकि प्रोसेस ए का जो वर्क है वो कम होगा, ठीक है। तो WA इज लेस देन WB, ठीक है। सो नाउ एज वी डिस्कस दिस थिंग, तो टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की, ठीक है, एक तो डिफरेंट फॉर्म्स पे होती है और डिफरेंट फॉर्म्स के साथ हम इसको एक और तरीके से जो है वो कैटेगराइज कर सकते हैं, विच इज मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स, ठीक है। अब मैक्रोस्कोपिक फॉर्म का क्या मतलब है और माइक्रोस्कोपिक फॉर्म का क्या मतलब है, इसको जरा इंडिविजुअली हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक, दिस इज बेसिकली विथ रेफरेंस टू सर्टेन रेफरेंस फ्रेम, जो हम आउटसाइड कोई रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट से देख रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक सिंपल बॉल है, ठीक है, ये हमारे पास रेफरेंस फ्रेम है, ये हमने रेफरेंस फ्रेम बना लिया यहाँ पे, ठीक है, YX, ठीक है। इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट से इसकी जो पोजीशन है वो लेट्स सपोज X1 है, ठीक है, या सॉरी Y1 है, ठीक है, और आगे जाके इसको हमने मूव किया अपवर्ड और इसकी जो पोजीशन आ गई नेक्स्ट पे पॉइंट 2 पे वो Y2, ठीक है। तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम अगर मैं देखूं तो इस बॉल ने जो है एक
डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन दी वाई डायरेक्शन, इसकी हाइट चेंज हुई है, ठीक है, इसका मतलब है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो गई है, ठीक है। अच्छा, सेकंड, पॉसिबली अगर ये ऑलरेडी किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव कर रहा है तो ऊपर जाते हुए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो रही होगी, ठीक है। तो आइडिया यह है कि हम जब भी सिस्टम की बात कर रहे हैं हम इसको किसी आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से देख रहे हैं कि वो सिस्टम जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अगर हाइट चेंज हो रही है उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी चेंज हो रही है, उसकी अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। तो एनर्जी रिलेटेड टू अ सिस्टम एज अ होल विद रिस्पेक्ट टू सम आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो हम होल सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनसाइड सिस्टम की क्या है, हमें इसका भी कोई नहीं सोचना, ठीक है। इस विद इन द सिस्टम क्या हो रहा है हम इसके ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि होल सिस्टम, ठीक है, वो मूव कर रहा है। जैसे कि हम कोई बुक उठा के कहीं मूव करें, ठीक है, तो बुक के अंदर जो एटम्स हैं उनकी एनर्जी में क्या डिफरेंस आ रहा है हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम एज अ होल जो सिस्टम है वो मूव कर रहा है या नहीं कर रहा हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि सिस्टम यानी कि बॉल जो अपनी जगह पे मौजूद है, ना ये मूव कर रही है ना इसकी हाइट चेंज हो रही है, तो उस केस में ये ऐसा सिस्टम जो हमारे पास कहलाता है स्टेशनरी सिस्टम, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम, तो इसमें हमारे पास जो एनर्जीज इंक्लूड हो सकती हैं कौन सी हो सकती हैं, एनर्जी रिलेटेड टू दी मोशन, ठीक है, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल इफेक्ट्स, ठीक है। तो एनर्जी रिलेटेड टू मोशन जो आपके पास आ जाएगी वो तो आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और जो एनर्जी रिलेटेड टू सम एक्सटर्नल इफेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल वन ऑफ देम इज ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जो हमारे पास चीज आ रही है वो आपके पास हो जाएगी क्या, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है, अदरवाइज अगर वो होते तो हम उसको भी इंक्लूड करते जिसकी मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम इस कार को कंसिडर कर रहे हैं, अगर हम सपोज कर लें कि हमारे पास इस तरह से एक रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट से अगर मैं देखूं तो ये कार जो है एक सर्टेन हाइट के ऊपर है, ठीक है, और इस हाइट के अलावा ये एक स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है, यानी कि इसकी एक सर्टेन वेलोसिटी है, ठीक है। तो जो इसकी वेलोसिटी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को फॉर्म कर रही है, ठीक है। और ये वेलोसिटी जो है क्या है, इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट से, यानी कि हम एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप सपोज कर लें कि आप यहाँ पे खुद जो है वो खड़े हुए, ठीक है ना, तो आपके रिस्पेक्ट से ये गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। आप स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, आप रेफरेंस फ्रेम है, और आपके रिस्पेक्ट से गाड़ी जो है मूव कर रही है, ठीक है। देयरफॉर इसकी एक सर्टेन वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी क्या है, बेसिकली इसकी काइनेटिक एनर्जी को फॉर्म कर रही है, ठीक है। आपकी पोजीशन के रिस्पेक्ट से इस गाड़ी की जो एक हाइट है, ठीक है, तो देयरफॉर इसका जो है पोटेंशियल एनर्जी भी है। व्हाट इफ कि आप जो है वो इस कार के साथ खुद भी मूव करना लग जाए, ठीक है, अब क्या कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अगर रेफरेंस फ्रेम खुद कार के साथ हम इंस्टॉल कर दें तो फिर उस पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं होगी, जल्दी से बताओ। बेटा जी, ठीक है, अगर रेफरेंस फ्रेम इस कार के साथ इंस्टॉल होगा, ठीक है, इसका मतलब है कि आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम जो है वो खुद कार के साथ मौजूद है, तो कोई भी वेलोसिटी रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट से नहीं होगी, और उस पॉइंट पे हम क्या हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जरूरी है कि जो रेफरेंस फ्रेम है वो इस कार के साथ इंस्टॉल ना हो, अदरवाइज अगर वो इसके साथ, इस कार के साथ ही होगा, इस कार के ऊपर ही हमने प्लेस किया होगा, तो उस पॉइंट पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होगी, ठीक है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर हम दो कार्स हैं जो एक सेम स्पीड पर मूव कर रही हैं, तो उनको कोई भी मूवमेंट फील नहीं होगी, क्योंकि दोनों एक ही स्पीड के साथ मूव कर रही हैं, तो कोई भी वेलोसिटी चेंज फील नहीं होगा, ठीक है। वेलोसिटी चेंज जब भी फील होगा जब एक कार जो है वो स्टेशनरी हो और दूसरी एक रेफरेंस जो स्टेशनरी और कार जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी, जैसे कि अगर हम अभी जो हमने एग्जांपल ली थी, फॉर एग्जांपल एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में हमारे पास सर्टेन लिक्विड फिल है, ठीक है, और इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि ये रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है, और इस रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से ये जो हमारे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ये उस पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है, ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर रहा है,
इसका मतलब है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। इसकी हाइट जो है वो रेफरेंस फ्रेम के साथ ही मौजूद है, यानी कि दोनों एक ही हाइट के ऊपर मौजूद है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन स्टिल जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं इनसाइड, ठीक है, उनकी अपनी एक सर्टेन एनर्जी होगी, ठीक है। और वो एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही होगी दो चीजों के ऊपर, एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर और एक मॉलिक्यूलर डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फर्क है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के ऊपर और मॉलिक्यूलर डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। और आगे एक चीज आगे क्या मेंशन है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे जो इनसाइड मोशंस है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है कि बाहर हम रेफरेंस फ्रेम के साथ कितनी पोजीशन पे हैं या उसकी किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, ठीक है। इनसाइड जो चीज है, ठीक है, वो अपनी एक एनर्जी रख रही है, जबकि रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट से जो उसकी डिपेंडेंस है वो खत्म हो रही है, ठीक है। यानी कि अगर इसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के जो कंटेंट इसके अंदर वाटर मौजूद है या जो भी लिक्विड मौजूद है, इसको मैं एक सर्टेन हाइट के ऊपर ले जाऊं, ठीक है। लेट सपोज हाइट हमने इसकी चेंज कर दी 10 मीटर्स के ऊपर ले गए, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स इसके इनसाइड है उनकी जो एनर्जी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी एनर्जी उस कंटेन जो की हुई है वो उसी पे रहेंगे, उसकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है विद अगर हम उसकी काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ तो जो आपके पास एनर्जी रिलेट कर रही है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से या डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की वजह से, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। पहली चीज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि आपके पास क्या सॉलिड्स हैं, ठीक है, ठीक है। सॉलिड्स का स्ट्रक्चर होगा तो बहुत ज्यादा डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। क्या आपके पास लिक्विड्स हैं, ठीक है, लिक्विड्स का स्ट्रक्चर होंगे तो आपकी आवाज कट रही है। ओके, अब मुझे बताइए, जब सही हो जाए तो मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। हेलो, अब ठीक है, क्लास रिज्वाइन ही कर लेते हैं, 1 मिनट रह गया, फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, ठीक है। क्लास रिज्वाइन कर लें बेटा। यस सर, अब क्लियर है, पहले बहुत ज्यादा लैग हो रही थी। वो यार यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है ना यहाँ का, इंटरनेट की प्रॉब्लम का। अच्छा जी, ओके, सो मैं पहली चीज एक्सप्लेन कर रहा था मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो एनर्जी रिलेट कर रही होती दो डिफरेंट इंटरनल एनर्जी के दो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, एक आपके पास मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से और दूसरा डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी की, ठीक है। पहली चीज तो हमने बात कर ली कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मतलब कि आप सॉलिड फॉर्म में हैं, ठीक है, आप जो है वो बेसिकली किसी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी क्या चीज हो सकती है आपके पास, गैसेस फॉर्म है, यानी कि बिल्कुल ही आपके पास जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत ज्यादा दूर दूर हैं, उनके दरमियान स्पेस अपार्ट है, ठीक है। अब इससे डिफरेंस क्या है, अगर आप सॉलिड फॉर्म में तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनके दरमियान जो एनर्जी कंटेन कर रहे हैं वो ज्यादा है, ठीक है। इसी तरीके से जो आपके पास लिक्विड्स हैं उनके दरमियान बॉन्ड्स में थोड़ी सी एनर्जी, आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी उनके बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए, ठीक है। इसी तरीके से गैसेस हैं, उनके बॉन्ड्स ऑलरेडी जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, ठीक है। सेकंड, डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को हम थोड़ा सा होल्ड करते हैं, बेसिकली ये डिस्क्राइब कर रही होती है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मोशन है उसको हम जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फिर इंटरनल एनर्जी के आपके पास जो है वो फर्दर दो कंपोनेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। यानी कि पहली चीज इंटरनल एनर्जी जो है वो एक तो सेंसिबल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, दूसरी जो है लेटेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सेंसिबल और लेटेंट में क्या फर्क है, इसको हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं, ठीक है। सेंसिबल एनर्जी वो है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है द पोर्शन ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो पोर्शन की जहां पे हम काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे में लेटेंट एनर्जी क्या है, लेटेंट एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ द एनर्जी जो बेसिकली एसोसिएट कर रही होती है इसके फेज ऑफ द सिस्टम के साथ, ठीक है। अब ये दोनों चीजें जो है समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं थ्रू दिस डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे एक एनर्जी इनपुट और टेम्परेचर की जो है वो वर्सेस ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। पहली चीज क्या थी, सेंसिबल एनर्जी। सेंसिबल एनर्जी क्या थी, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो वो जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है जो एसोसिएट कर रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स को, वो हमारे पास क्या है, सेंसिबल एनर्जी। और सेंसिबल एनर्जी वो
इस पूरी डायग्राम के ऊपर, ठीक है, वो इस ब्लू लाइन से शो होती है, ठीक है। जहां जहां ब्लू लाइन है, ठीक है, दीज आर बेसिकली सेंसिबल पार्ट्स ऑफ द एनर्जी, ठीक है, ये भी आपके पास सेंसिबल एनर्जी। अच्छा, सेंसिबल एनर्जी का काम क्या होता है? सेंसिबल एनर्जी का काम सिर्फ इतना होता है कि जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है उनको इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही होती है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिड्यूस हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिंपल सॉलिड की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सॉलिड का आप कोई भी एक एलिमेंट, एक बार ले लें, फॉर एग्जांपल एक आयरन बार ले लें, ठीक है। आयरन बार क्या होगा? आयरन का अपना एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ठीक है, दीज आर टू पॉइंट्स जहां पे आपका जो आयरन बार है वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर रहेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे क्या होगा, आपने इसको एनर्जी प्रोवाइड करी, तो जो विद इन एटम्स आपके पास, मैं सिर्फ समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ, इसको एक क्यूबिक एलिमेंट ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल शो कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। मैं इससे थोड़ा सा समझाने के लिए इसकी वाइब्रेशन को शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी भी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है अपने एक्सिस के अराउंड वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स अब क्या करेंगी कि अपनी फोर्सेस को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन जब तक हम पॉइंट बी तक नहीं जाते, ठीक है, जब तक इनकी फोर्सेस इतनी नहीं होंगी कि ये ओवरकम कर सकें और ये जो इनके दरमियान बॉन्ड है, ठीक है, इसको ब्रेक कर लें, ठीक है। जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा ये अपनी फॉर्म में रहेगा, यानी कि सॉलिड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब तक, जैसे जैसे हम पॉइंट बी की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है, इनकी एनर्जी जो है क्या होगा, उसका लेवल शूट करेगा, ठीक है, यानी कि वो एनर्जी जो है वो इंक्रीज करना शुरू करेगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इनके दरमियान की जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जिस पॉइंट पे आपके बॉन्ड्स ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे तो उस पॉइंट पे क्या होगा, इनका फेस चेंज प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ये सॉलिड से जो है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट है जिसपे जितनी भी एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सबकी सब जो है वो फेस चेंज में यूज हो रही है, यानी कि इसके बॉन्ड्स ब्रेक करने के लिए हो रही है और इसको कन्वर्ट कर रही है। जितने भी हमारे पास मेटल है उस सबका सब मेटल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू दी लिक्विड फॉर्म, ठीक है ना। और पॉइंट सी वो पॉइंट है जिसपे आपके पास जो है फेस चेंज कंप्लीट हो जाएगा और ये सॉलिड टू लिक्विड कंप्लीटली तौर पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपके पास जहां से बी और सी है, ठीक है, जिसको मैंने रेड ड्रॉ किया है, दिस इज बेसिकली और लेटेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ठीक है। तो जो पीछे वाली मैंने डेफिनेशन दो बताई थी, एक तो सेंसिबल एनर्जी, ठीक है, और दूसरी लेटेंट एनर्जी, ठीक है। पहले जो आपको सिर्फ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रही थी, उसका फेस चेंज नहीं चेंज कर रही, ठीक है। तो उस पॉइंट पे हमारे पास अगर मैं एक थर्मामीटर अटैच कर लूं सॉलिड के साथ तो टेम्परेचर का इंक्रीज जो है मुझे फील होगा, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब फेस चेंज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, उस पॉइंट पे जितनी भी एनर्जी है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट चेंज नहीं कर रही होगी, ठीक है। फेस चेंज में काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, इस वजह से उसकी जो आपके पास टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट रहेगा और फेस चेंज प्रोसेस के दरमियान आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है हमेशा, ठीक है। और ये जो एनर्जी यूज हो रही होती है टू चेंज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी, दिस इज बेसिकली द लेटेंट फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ठीक है। सेम चीज होगी अब आपके पास लिक्विड से और गैसेस में, ठीक है। पहले एनर्जी जो है वो लिक्विड्स की मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ाएगी, ठीक है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे जो लिक्विड्स का बॉन्ड्स हैं वो भी ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और फिर वो लिक्विड से क्या होगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है, और गैसेस से वो पूरा तौर पे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं आइस की, वाटर की और स्टीम की, ठीक है। यहाँ से आप आइस से वाटर में कन्वर्ट हो गए, वाटर से आपने फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करी तो आप जो है वो स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और फिर तमाम स्टीम जब कन्वर्ट हो गई उसके बाद क्या होगा, फिर आता है हमारे पास सुपर हीटेड स्टीम, यानी कि स्टीम को भी फिर हम फर्दर हीट कर रहे हैं तो आपके पास टेम्परेचर फर्दर राइज हो रहा है, ठीक है। तो जितनी भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है, ठीक है, जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है, जो रेड से शो हो रही है, दीज आर बेसिकली लेटेंट एनर्जीज। जो आपके पास ब्लू लाइंस है, दीज आर बेसिकली और सेंसिबल एनर्जीज, ठीक है। अच्छा, लेटेंट एनर्जी को फिर हम उसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि ये वाला जो हीट है, ठीक है, दिस इज बेसिकली लेटेंट एनर्जी ऑफ फ्यूजन भी कहते हैं इसको,
या लेटेंट एनर्जी ऑफ मेल्टिंग भी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मेल्टिंग के दौरान यूज होगी, ठीक है। ये वाली जो लेटेंट एनर्जी है ये बेसिकली लेटेंट एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हम इसको वेपोराइज कर रहे हैं। ठीक हो गया। सो आई थिंक आइडिया क्लियर हो गया है कि सेंसिबल एनर्जीज जो है वो हमेशा जो है वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर रही होती है, और जबकि लेटेंट एनर्जी जो है इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए यूज होती है ताकि इसका फेस चेंज हम कंप्लीट करवा सकें, ठीक है। क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। ओके, सो मूविंग ऑन, जहां पे हमने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया कि सेंसिबल और लेटेंट एनर्जी जो है ये दोनों जो है आपके पास इज बेसिकली डिस्क्राइबिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। और हम ये भी देख सकते हैं इस डायग्राम में कि बेसिकली जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, जैसे कि ये एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी सॉलिड्स की कम होती है जबकि इंटरनल एनर्जी गैसेस की जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है ना। इस ग्राफ से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सॉलिड्स की इंटरनल एनर्जी कम होगी, लिक्विड्स की उसकी ज्यादा होगी और गैसेस की उससे ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा जी, तो इंटरनल एनर्जी के लिए सब इनसाइट उसके फिजिकल इनसाइट देखते हैं थोड़ी, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज जो बेसिकली डील कर रही हैं उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से या उसकी मॉलिक्यूलर मोशन से, ठीक है। उसमें जो आपके पास पहली हमने फॉर्म अभी अंडरस्टैंड की विच इज सेंसिबल एंड दी लेटेंट एनर्जी, ठीक है, जो बेसिकली दो टाइप्स की मोशंस हैं, एक तो उसकी मॉलिक्यूल्स की अपनी वाइब्रेशन या उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, सेकंड जो बॉन्ड्स बन रहे हैं विद इन दी मॉलिक्यूल्स जो उसके बेसिकली बाद में लेटेंट एनर्जी की फॉर्म में हम यूज करेंगे, ठीक है, जो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो कुछ कहना चाह रहा है बेटा? ठीक है, तो द इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द वेरियस बाइंडिंग फोर्सेस, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, वो लेटेंट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। जो जितनी भी बाइंडिंग एनर्जीज हैं, यानी कि जिन्होंने मॉलिक्यूल्स को आपस में जो है वो अटैच किया हुआ है, आपस में जो है वो एक दूसरे से क्लोज किया हुआ है, ठीक है, वो बेसिकली उसकी बाइंडिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही है और वो बेसिकली लेटेंट एनर्जी, ठीक है। अच्छा, सेंसिबल एनर्जी क्या है? सेंसिबल एनर्जी इज बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट काइनेटिक और रोटेशनल एनर्जी है। अब वो डिफरेंट लेवल्स पे हो सकती हैं, एक तो मॉलिक्यूलर लेवल पे हो सकती हैं, सेकंड उसके एटॉमिक लेवल पे हो सकती हैं, या फिर उसके न्यूक्लियस लेवल पे भी हो सकती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर सबसे पहले क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के हमने देख लिया कि मॉलिक्यूल या तो ट्रांसलेट कर रहे होंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होंगे, ठीक है। सेकंड, मॉलिक्यूल्स की रोटेशन हो रही होगी, यानी कि वो अपने एक्सिस के अराउंड या अपने जो हमने कॉमन हमारा जो हमारा रेफरेंस फ्रेम है उसके अराउंड ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मूव कर रहे होंगे, ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है, रोटेट कर रहे होंगे। थर्ड, इन मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी है कि जैसे सॉलिड्स हैं, ठीक है, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स जो है ना मूव नहीं करते, वो अपने एक्सिस के अराउंड खाली स्पिन वाइब्रेट कर रहे होते हैं, यानी कि वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते, उस पोजीशन के अराउंड ही जो है ना उनकी मूवमेंट हो रही होती है, उनकी मेन पोजीशन फिक्स होती है, ठीक है। तो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड जो है वो वाइब्रेट करते रहते हैं, दीज आर बेसिकली मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन एनर्जी। अगर हम मॉलिक्यूल से थोड़े से और फर्दर एक लेवल डाउन आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है? एटम आ जाता है, ठीक है। तो इस एटॉमिक लेवल के ऊपर हमारे पास पहली चीज आ जाती है जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन्स स्पिन कर रहे हैं अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है, ऑर्बिट्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है वो एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसलेशनल एनर्जी जनरेट करती है, ठीक है। फर्दर ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड क्या कर रहे होंगे? स्पिन भी कर रहे होंगे, ठीक है। दीज आर बेसिकली और सॉरी ये वाली, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन भी कर रहे होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग मोशन की वजह से एक आपके पास एनर्जी और जनरेट हो रही है। और लास्ट में जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन कर सकता है, ठीक है, और उसकी जो मोशन है वो आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। ये तमाम एनर्जीज जो मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर है, इनका जो कॉम्बिनेशन है दैट्स वेरियस फॉर्म ऑफ द माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज, वो हमारे पास क्या बनता है? सेंसिबल एनर्जी को फॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनके दरमियान बॉन्ड्स की बात करें, ठीक है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड्स हैं, ठीक है, वो फिर हमारे पास लेटेंट एनर्जी को फोकस कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, वो इसके अलावा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? एसोसिएटेड विद द वेरियस बाइंडिंग फोर्सेस ऑफ द मॉलिक्यूल जो फेस चेंज को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है।
और फिर आपके पास सेंसिबल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस, काइनेटिक एनर्जी की वजह से या रोटेशनल एनर्जी की वजह से होती है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। केमिकल एनर्जी, अब केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी ऑलवेज जब प्रोड्यूस होगी जब हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करवा रहे हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हो बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ जो है वो मॉलिक्यूल है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो क्या होता है, O2 का मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जहां पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के वजह से हमारे पास एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, या आपके पास एक एलिमेंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। उसकी वजह से जो एनर्जी है वो हमारे पास केमिकल एनर्जी, ठीक है। और थर्ड हमारे पास जो एनर्जी बन जाती है विच इज न्यूक्लियस लेवल के ऊपर, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी वो जब प्रोड्यूस होगी जब हम उसका कोई न्यूक्लियस को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे और हम डिफरेंट आइटम्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो पहला न्यूक्लियस लेवल के ऊपर, सेकंड आपके पास इलेक्ट्रॉन्स लेवल के ऊपर, और थर्ड आपके पास उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, ठीक है ना। तो तीनों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, इन सब का जो कॉम्बिनेशन है वो फिर अगेन आपके पास टोटल एनर्जीज ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। हमारे जो पर्टिकुलर थर्मो का सब्जेक्ट है इसमें हम बेसिकली इन दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को जो है वो कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सेंसिबल और लेटेंट के ऊपर बात कर रहे होते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर चेंज या फेस चेंज में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। हम कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं करवा रहे और ना ही हम कोई ना फिजन या फ्यूजन रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो ना तो हम कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं ना कोई फ्यूजन रिएक्शन करवा रहे हैं, तो हम ये दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं इनके ऊपर बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, फेस चेंज के ऊपर या टेम्परेचर चेंज की वजह से जो उसकी सेंसिबल एनर्जी चेंज हो रही होगी उसके ऊपर बात करेंगे इन आवर इंटरनल एनर्जी सब्जेक्ट, ठीक है। इन दोनों को हम जो है वो कंसिडर नहीं कर रहे हैं अपने थर्मोडायनेमिक्स में जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके जी, सो अब वापस बैक टू प्रीवियस स्लाइड जरा आते हैं और रिकॉल करते हैं कुछ चीजों, ठीक है। हमने कहा कि जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, उसको हम दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक में हमने कहा कि जो ज्यादातर हमारे पास इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज हैं। ये किस किस कहाँ कैसे होती हैं, ये किसी बाहर आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट से डिफाइन की जाती हैं, और उस आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम की रिस्पेक्ट उस आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम की रिस्पेक्ट से अगर सिस्टम की या बॉडी की कोई काइनेटिक एनर्जी है या वेलोसिटी है तो वो काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, अगर उसकी कोई हाइट है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। सेकंड हमने कहा कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ द एनर्जी है वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द एनर्जी है, दैट इज बेसिकली द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। इंटरनल एनर्जी को हमने कहा कि इसके दो जो है वो कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, एक सेंसिबल जो मॉलिक्यूलर की काइनेटिक एनर्जीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, चाहे वो एटॉमिक लेवल पे हो, चाहे मॉलिक्यूलर लेवल पे हो या न्यूक्लियस लेवल पे हो, और लेटेंट एनर्जी जो बेसिकली बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट आइटम्स हैं उनको उनकी जो एनर्जी उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि वो फिर फेस चेंज में इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। और इनके जो एनर्जी है माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, ये आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम के इंडिपेंडेंट होती है, ये कभी भी उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। तो अगर मैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को डिस्क्राइब करना चाहूं तो इस स्लाइड से मुझे पता चल जाता है कि टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस इंटरनल एनर्जी, ठीक है। इन तीनों का जो सम है बेसिकली वो डिस्क्राइब कर रहा होगा हमारे पास टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को, ठीक है। प्लीज अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, अपनी अटेंडेंस जरूर से मार्क कीजिए, आप लोगों की अटेंडेंस रहेगी तो आप शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज अटेंडेंस जरूर मार्क किया कीजिए अपने सेशन में। ओके, सो नाउ वी कैन सी कि जो हमने पीछे तीन फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं उनको हम कंबाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है जिसको हम आगे जाके के ई से नॉर्मली जो है वो राइट करेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी को पी से, और जो हमारी इंटरनल एनर्जी उसको कैपिटल यू से, ठीक है। इन तीनों का जो सम है बेसिकली इट इज डिस्क्राइबिंग द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। तो के ई जो बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर हो जाता है, जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एम जी जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनर्जी को हम राइट कर सकते हैं एज वी कैन सी बिफोर किलो जूल्स या जूल्स के अंदर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फर्दर ऑन हम ये देखेंगे कि हम ज्यादातर क्वांटिटीज जो है वो पर यूनिट मास डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, यानी कि
फॉर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस के लिए हम उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो एनर्जी है उसको भी हम स्पेसिफिक एनर्जी की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। व्हेन वी राइट एनीथिंग इन द स्पेसिफिक फॉर्म, तो हम यूजुअली जो है वो नोटेशन जो हम यूज करते हैं उसमें स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है उसको पर यूनिट मास में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो स्मॉल ई से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली जो टोटल एनर्जी वो किलो जूल्स के अंदर थी, पर यूनिट मास हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये पर यूनिट केजी में आ जाएगा, ठीक है। तो किलो जूल्स पर केजी जो है हमारे पास यूनिट्स हो जाएंगे स्पेसिफिक एनर्जी की। इस इक्वेशन को हम राइट कर सकते हैं स्मॉल ई, ठीक है, 1/m, सॉरी E ओवर m कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/m हो जाएगा, और जो टोटल एनर्जी हमारे पास थी U प्लस mv² ओवर 2 प्लस mgz, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, U ओवर कैपिटल U ओवर m जो है वो स्मॉल u हो जाएगा, यानी कि स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हो जाएगी। ये हो जाएगा सिंपल v² ओवर 2, और ये हो जाएगा सिंपल gz, ठीक है। तो अगर हम मास राइट नहीं कर रहे हैं एनर्जी के इक्वेशन में, इसका मतलब है कि ये वाली जो इक्वेशन है वो फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम को शो कर रही होगी, ठीक है। स्पेसिफिक टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, स्पेसिफिक टोटल एनर्जी, ठीक है। तो तीनों एनर्जीज जो है वो फिर हमने राइट कर ली, ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास है, ये पोटेंशियल पर यूनिट मास है, ये टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पर यूनिट मास आ गई आपके पास, ठीक है। स्मॉल लेटर्स अगेन बार से रिपीट कर रहा हूँ, दीज आर फॉर दी स्पेसिफिक एनर्जीज, या आप टोटल एनर्जी सॉरी पर यूनिट मास के साथ जो एनर्जी यूज हो रही है उसके लिए डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी सिस्टम में जो एनर्जी कंटेन हो रही होती है, ठीक है, बेसिकली जो मैक्रोस्कोपिक एनर्जी है, ठीक है, इट्स क्वाइट अ यूजफुल फॉर्म ऑफ द एनर्जी, वाइल जो हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, वो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू यूजफुल फॉर्म, बट इटसेल्फ वो जो है वो एक यूजफुल वर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ अ लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है, जिसको आपने बेसिकली हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं टू प्रोड्यूस वर्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये जो फिगर यहाँ पे मौजूद है इसकी एग्जांपल लें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास, लेट सपोज हम इतना एरिया की बात करते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे 2 व्हील्स लगाए हुए हैं, ठीक है। एक व्हील जो है वो इस डैम के अंदर मौजूद है, ठीक है, और एक व्हील जो है इसके बाहर मौजूद है, ठीक है। सो पहली चीज कि जब हम विद इन द डैम जो ये एनर्जी कंटेनर मौजूद है, ठीक है, सॉरी वाटर कंटेनर मौजूद है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इनकी कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। जब इनकी कोई डिफाइंड डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये जो व्हील है इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो वेरियस डायरेक्शन से फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। इस पे कोई भी मॉलिक्यूल, इनकी काइनेटिक एनर्जी तो मॉलिक्यूल्स की है, लेकिन वो इतना ज्यादा रैंडम है, क्योटिक है, कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो नेट मोशन है वो इस व्हील को घुमा नहीं पा रही, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर आप सबको एक टास्क दिया जाए और आप सबके सब जो है वो रैंडम जो है मूव करना शुरू कर दें, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो, बाकी दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपका जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं होगा, आपका जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर सबके सब अपना फोकस जो है वो अलाइन कर लें, ठीक है, और अपनी जो एनर्जी है या अपनी जो कंसंट्रेशन है वो एक ही डायरेक्शन में लगाएं, ठीक है। इन द केस ऑफ मॉलिक्यूल्स हमको कहें कि मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी एनर्जी को ऑर्गेनाइज कर लें, ठीक है। अब ये जो ऑर्गेनाइज एनर्जी है, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज एनर्जी, अब ये क्या है, ये यूजफुल फॉर्म ऑफ द एनर्जी है, और ये जो ऑर्गेनाइज एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ये जाके इस व्हील को इम्पिंज करेगी और इसको मूव करवाएगी, और इस ये फिर बाद में रोटेट करके मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, वो बेसिकली माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, वो यूजफुल फॉर्म नहीं है, वो ऑर्गेनाइज एनर्जी नहीं है, डिसऑर्गेनाइज एनर्जी, हम उसको किसी यूज में नहीं ला सकते, ठीक है। हमें जरूरी है कि हम उस एनर्जी को चैनलाइज करें, ठीक है, उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करें, एंड देन वी कैन यूज इट इनटू एनी यूजफुल फॉर्म, यानी कि हम उससे कोई वर्क प्रोड्यूस कर सकें
और या कोई भी हम जो है वो अदर जो एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो हमेशा ये नेसेसरी है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास जो एनर्जी है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर वो एक यूजफुल फॉर्म ऑफ द एनर्जी नहीं है, ठीक है। लास्ट में टोटल एनर्जी के रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट कि आपके पास जो जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, हमने बात कर रहे थे कि वो हम एनर्जी को हमेशा फॉर अ प्रोसेस डील कर रहे होते हैं, यानी कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2, ठीक है। तो जितनी भी चेंज ऑफ द एनर्जी है, ठीक है, उसको हम इस साइन डेल्टा से शो कर रहे होते हैं, डेल्टा ई यानी कि चेंज ऑफ द एनर्जी। तो पॉइंट E2 माइनस E1 यानी कि जो पॉइंट 2 की जो टोटल एनर्जी है माइनस पॉइंट E की जो टोटल एनर्जी है वो इस तरह से रिप्रेजेंट हो रही है। इसी तरीके से U की जो वैल्यू है वो U2 हो जाएगी, यहाँ पे U1 हो जाएगी, एंड सो ऑन। आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के लिए राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा सिस्टम है जो किसी आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से उसकी कोई वेलोसिटी या उसका एलिवेशन नहीं है, ठीक है, वो कांस्टेंट पोजीशन के ऊपर है, ठीक है, उस केस में आपके पास जो सिस्टम है वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्टेशनरी सिस्टम कहलाता है। उस पॉइंट पे उसकी जो एनर्जी है, ठीक है, वो आपके पास सिर्फ स्टेशनरी सिस्टम कहलाएगा, और जो एनर्जी है वो आपके पास जो सिस्टम है वो आपके पास मूव नहीं हो रहा होगा, उसकी पोजीशन भी चेंज नहीं हो रही होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ठीक है, और उसको सिर्फ हम नीचे से हीट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है Q, ठीक है, वो सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, डेल्टा U करेगा। लेकिन क्योंकि ये जो सिस्टम है ये कोई मूव नहीं कर रहा, ठीक है, इसकी कोई अपनी मूवमेंट नहीं है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, ठीक है, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। ऐसे सिस्टम यूजुअली जो आपके पास एक क्लोज सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड फॉर्म ऑफ द सिस्टम है वो आपके पास कंट्रोल वॉल्यूम्स है, ठीक है। अब कंट्रोल वॉल्यूम्स यानी कि ओपन सिस्टम जो है उसमें जैसे कि हमने पहले भी देखा था ओपन सिस्टम के एग्जांपल पे कि जो आपके पास मेन कंट्रीब्यूशन है वो आ रहा होता है फ्लूइड की मोशन की वजह से, ठीक है। यानी कि आपके पास एक फ्लूइड है यानी कि एयर है या वाटर है, ठीक है, वो एक सिस्टम से लॉन्ग टाइम के लिए मूव कर रहा होता है। और हमने ये भी पढ़ा था स्टेट के अगर प्रोसेस काफी देर तक रिपीट होता रहे, ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या बन जाता है हमारे पास, स्टेडी स्टेट सिस्टम बन जाता है, ठीक है ना। यानी कि सेम प्रोसेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड अगर कंटिन्यूसली ऑपरेशन में रहे, ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को यूजुअली हम एज ए स्टेडी स्टेट सिस्टम जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। एंड इट इज कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द एनर्जी फ्लो एसोसिएटेड विद अ फ्लूइड स्ट्रीम इन द रेट फॉर्म, ठीक है। और हमारे पास ये ऑलवेज बेहतर होता है कि हम जो इस तरह से मूविंग फ्लो जिसमें मौजूद है ऐसे सिस्टम्स की एनर्जी को हम इन द रेट फॉर्म डिस्क्राइब करें, यानी कि पर यूनिट टाइम डिस्क्राइब करें, एनर्जी पर यूनिट टाइम हम जो है वो एक्सप्रेस करें, यानी कि चेंज ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम की एनर्जी को हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, जो भी स्पेसिफिक एनर्जी है उसको हम मास फ्लो रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो जो आपके पास मास फ्लो रेट है और स्पेसिफिक एनर्जी है, ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बेसिकली मास फ्लो रेट हो रहा है किलोग्राम पर सेकंड, ठीक है। यानी कि पर यूनिट एक कांस्टेंट एरिया से या एक सिलेक्टेड एरिया से पर यूनिट टाइम में कितना मास फ्लो कर रहा है उसको बेसिकली मास फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। इसको अगर मैं इसकी स्पेसिफिक एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करूं विच इज किलो जूल्स पर किलोग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे किलोग्राम्स कैंसिल हो जाएगा और ये फाइनल जो हमारे पास एनर्जी बचेगी वो बेसिकली किलो जूल्स पर सेकंड यानी कि उसकी पावर को रिप्रेजेंट कर रही होगी, ठीक है, यानी कि उस फ्लोइंग एनर्जी के अंदर कितनी पावर है, ठीक है। मास फ्लो रेट को समटाइम्स हम अगर डायरेक्टली गिवन नहीं होता है तो हम उसको फ्लो रेट की फॉर्म में भी कभी कभी हमें गिवन होता है, ठीक है। तो फ्लो रेट और डेंसिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे मास फ्लो रेट मिल जाता है। इसकी एक और डेफिनेशन है जो आगे हम यूज कर सकते हैं विच इज डेंसिटी एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है। जो एरिया इनटू वेलोसिटी है वो आपके फ्लो रेट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। आगे जाके इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी दो सिस्टम्स की हो सकती है। अगर टोटल क्लोज सिस्टम्स हैं, ठीक है, कि चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जहाँ पे हम, ठीक है, क्लोज सिस्टम्स हैं तो आपके पास ज्यादातर जो चेंज आता है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में आ रहा होता है, ठीक है। अगर ओपन सिस्टम्स हैं तो वहाँ पे हम जो एनर्जी है वो फ्लो एनर्जी को भी इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हैं और उस एनर्जी को हम ज्यादातर जो है वो रेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं
रेट एनर्जी फ्लो रेट की फॉर्म में, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम के साथ साथ, ठीक है। प्लीज क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। कंटिन्यू करें, नहीं है क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, No, sir. ऑलराइट, ठीक है। सो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी हमारे पास जो है वो मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि हमें ज्यादातर जो सिस्टम्स हम स्टडी करेंगे वो मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। उसमें जो पहली एनर्जी है वो हमारे पास स्पेसिफाइड फ्लो रेट, वेलोसिटी और एलिवेशन की वजह से आ रही होती है, ठीक है। तो जिसमें पहली एनर्जी वो हमारे पास फ्लो रेट की वजह से होती है, सॉरी फ्लो वर्क की वजह से होती है, ठीक है। सेकंड आपके पास काइनेटिक एनर्जी की वजह से, और थर्ड जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी सिस्टम्स आर डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट अ फ्लूइड फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, ठीक है। तो इसमें जो 2 मेजर आपके पास टाइप ऑफ सिस्टम्स आ जाते हैं मैकेनिकल एनर्जी जहाँ पे यूज हो रही होती है या फॉर्म हो रही होती है, ठीक है, वो हमारे पास है इधर पंप्स या फिर टर्बाइंस, ठीक है। पंप्स का काम क्या है, आपके पास जो एनर्जी है उसको कंज्यूम करना, जबकि आपके पास जो टर्बाइन है उसका काम क्या है, एनर्जी जनरेट करना, ठीक है। यानी कि थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करना, ठीक है। यहाँ पे जबकि पंप्स का काम क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करना, एनर्जी क्रिएट तो हो नहीं सकती, एनर्जी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं फ्रॉम दी हाइड्रोलिक एनर्जी या फिर आपके पास स्टीम एनर्जी के फॉर्म से हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपके पास बेसिकली 3 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो यहाँ पे यूटिलाइज हो रहे होंगे। एक आपके पास फ्लो वर्क, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा आपके पास एलिवेशन डिफरेंस, ठीक है। अब इसको जरा 1 बाय 1 समझते हैं, ठीक है, कैसे। दिस सिस्टम्स यूजुअली जब हम इनकी एनालिसिस करते हैं तो दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी हीट ट्रांसफर, ठीक है। हम कर रहे होते हैं कि इनके दरमियान जो हीट ट्रांसफर है, फॉर एग्जांपल पंप है, ठीक है, इससे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है यानी कि Q, ठीक है, वो नेग्लिजिबल है, स्मॉल है, ठीक है। तो उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू 0 है। इसी तरीके से जो टर्बाइन की अपनी सरफेसेस से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है उसको भी अगर हम नेग्लिजिबल कंसिडर कर लें तो Q को हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर हमारा जो फोकस होगा वो वर्क के ऊपर होगा। सेकेंड अजम्पशन हमारी क्या हो सकती है कि these devices operate at a constant temperature, ठीक है, यानी कि within this device, ठीक है, हम इसको एज अ कांस्टेंट टेम्परेचर ले सकते हैं। इनलेट और एग्जिट पे जो इसकी वेरिएशंस है, ठीक है, हाइड्रोलिक, खासतौर पर हाइड्रोलिक टर्बाइंस के, स्टीम टर्बाइंस में टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, लेकिन हाइड्रोलिक टर्बाइंस के अंदर जो आपके पास पंप्स हैं या टर्बाइंस हैं उसमें हम टेम्परेचर को एट द इनलेट 1 और एट द एग्जिट 2, ठीक है, इस पे जो है वो कांस्टेंट अज्यूम कर रहे होते हैं। जो मेन चेंजेस आ रही होती हैं वो प्रेशर और वेलोसिटी के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से टर्बाइन के अंदर भी जो मेन चेंजेस है वो प्रेशर और वेलोसिटी के लिए अंदर होंगी। स्पेशली हम हाइड्रोलिक टर्बाइंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर इज नॉट अ मेजर फैक्टर, ठीक है। स्टीम टर्बाइंस के अंदर टेम्परेचर को, ये वाली एजम्पशन जो है हमारी फिर कांस्टेंट टेम्परेचर वाली, वो ऑब्वियसली वो वैलिड नहीं रहेगी। लेकिन जो आपके पास हाइड्रोलिक टर्बाइंस है यानी कि वाटर बेस्ड, ठीक है, उसके अंदर ये जो एजम्पशन है वो हमारी वैलिड है, उसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से such systems can be analyzed conveniently by considering the mechanical forms of the energy, ठीक है। मैकेनिकल फॉर्म्स यानी कि जहाँ पे हम डिस्क्राइब कर चुके हैं जो फ्लो वर्क, काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जीज है, ठीक है। अच्छा, तो जो मैकेनिकल फॉर्म्स हैं उसको हम फॉर आइडियल टर्बाइन राइट कर सकते हैं कि उसकी 3 पार्ट से, ठीक है। जो हम एनर्जी है उसको हम राइट कर सकते हैं P ओवर रो, ठीक है, V² ओवर 2 प्लस GZ, ठीक है। ये तीनों क्या आपके पास, पहली चीज तो ये स्पेसिफिक एनर्जीज हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनके साथ मास की टर्म्स इन्वॉल्व नहीं है, तो ये तीनों की तीनों स्पेसिफिक एनर्जीज हैं, ठीक है। जो पहली एनर्जी है विच इज द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे बात की थी इस वाली डायग्राम में, ठीक है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है इस वेलोसिटी ऑफ द
मॉलिक्यूल्स को, यानी कि जो आपके पास ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड आपके पास जो मोशन है, ठीक है, उसकी वजह से जो वेलोसिटी जनरेट हो रही है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। प्लस इस मॉलिक्यूल्स का इस पर्टिकुलर चैनल के अंदर एक प्रेशर भी होगा, ठीक है, जो इसको फोर्स कर रहा होगा मॉलिक्यूल्स को कि आगे डिस्प्लेस करे जो भी आपके पास फ्लूइड आगे मौजूद है, और उसको एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहा होगा, ठीक है। वो जो आपके पास एनर्जी होगी वो रिप्रेजेंट होगी इन द फॉर्म ऑफ द फ्लो एनर्जी, ठीक है। फ्लो एनर्जी को हम थोड़ा सा आगे और भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एट दिस पॉइंट आप इतना अज्यूम कर लें कि जब हम फॉर एग्जांपल एक सिस्टम में, ये हमारा सिस्टम है फॉर एग्जांपल पंप, ठीक है, इसमें एक हमने मॉलिक्यूल्स का पैकेट ले लिया या एक क्यूबिक एलिमेंट ले लिया, ठीक है। जो पीछे यहाँ पे सिस्टम में मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो इसको सर्टेन प्रेशर अप्लाई करेंगे और इसको आगे पुश इन करेंगे विद इन द सिस्टम, ठीक है, और इसको एक डिस्टेंस ट्रेवल करवाएंगे, ठीक है। आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो एक वर्क प्रोड्यूस कर रहा होता है और वो हमारे पास फ्लो वर्क या फ्लो एनर्जी के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे स्टिल प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा होगा वो फ्लूइड को आगे पुश कर रहा होगा और वो वर्क हमारे पास क्या है, फ्लो एनर्जी के फॉर्म में होगा। आगे जाके इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड विच इज दी पोटेंशियल एनर्जी, जो एक्चुअली इस सिस्टम की हाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगी कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी हाइट के ऊपर मौजूद है, या जो फ्लूइड है वो कितनी हाइट के ऊपर मौजूद है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर यही चीज इनकम्प्रेसिबल सिस्टम होगा, ठीक है, तो इनकम्प्रेसिबल सिस्टम में फिर ये बेसिकली राइट की जा सकती है, डेंसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, तो वी कैन राइट फॉर अ चेंज ऑफ द एनर्जी के लिए हम राइट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे ये जो एनर्जी थी ये टोटल एब्सोल्यूट वैल्यू थी, ठीक है, यहाँ पे चेंज की बात नहीं कर रहे थे हम, ठीक है। जब हम डेल्टा यहाँ पे लगा रहे हैं, डेल्टा का मतलब है कि चेंज ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं, यानी कि दो पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट्स हमने कंसिडर कर लिए, ठीक है, और उनके बिटवीन हम इस एनर्जी इक्वेशन को चेक कर रहे हैं कि कितनी एनर्जी चेंज हुई फ्रॉम फॉर एग्जांपल पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 4 तक हम मूव कर रहे हैं, तो कितनी एनर्जी चेंज हुई, ठीक है। तो वो जो चेंज ऑफ द एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में वी कैन राइट, अगर हम स्पेसिफिक एनर्जी लेते हैं तो डेल्टा ई टाइम्स मास फ्लो रेट, और इस डेल्टा ई को हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज आ जाएगी P2 माइनस P1 का डिफरेंस। अच्छा, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया इट इज अ इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो जब भी होगा आपके पास डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी सिस्टम की, ठीक है ना, डेंसिटी वेरी नहीं होगी एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो सिस्टम के अंदर, ठीक है। सेकंड, जो काइनेटिक एनर्जीज है ऑब्वियसली दो पॉइंट्स के अंदर चेंज हो सकती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से दोनों पॉइंट्स की हाइट डिफरेंस आ सकता है तो उसकी Z2 माइनस Z1 से हम उसका हाइट ले सकते हैं, ठीक है। तो टोटल चेंज ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी वो डिस्क्राइब होगी चेंज ऑफ द प्रेशर से, चेंज ऑफ द वेलोसिटी से एंड चेंज ऑफ द हाइट से, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने फ्लो वर्क का बारे में थोड़ा सा राइट किया हुआ है, आगे भी जाके इसको देखेंगे, ठीक है। प्रेशर इटसेल्फ इज नॉट अ form of the energy, ठीक है, but a pressure force acting on a fluid through a distance produces work called a flow work, ठीक है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे इस टरबाइन में, ठीक है, इस टरबाइन में ये जो फ्लूइड यहाँ पे एंटर हो रहा होगा, इसको जो पीछे से फ्लूइड है वो एक सर्टेन पुश देगा और इसको आगे ट्रेवल करवाएगा, ठीक है ना, एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करवाएगा। दैट डिस्टेंस दैट वर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास क्या है, फ्लो वर्क है। इट इज द अमाउंट ऑफ P over rho per unit mass, ठीक है। Flow work is expressed in terms of fluid properties and it is convenient to view as a part of the energy of a fluid, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये जो फ्लूइड वर्क है, ठीक है, फ्लो वर्क है कि बेसिकली प्रेशर और डेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, यानी कि ये फ्लूइड की अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, और इसको इस वजह से हम फ्लो एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर डिपेंडेंट है, इसके स्पेसिफिक वॉल्यूम पे और उसका पर्टिकुलर जो प्रेशर है उस पोजिशन के ऊपर, ठीक है। ये इसके फ्लो एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, नाउ यहाँ पे साइड पे हमने दो डिफरेंट आपको फिगर्स शो की हुई हैं, ठीक है, जो डिस्क्राइब कर रही हैं एक हाइड्रोलिक टरबाइन की एनर्जी को, ठीक है। सो अगर आप नोटिस करें कि बेसिकली यहाँ पे 0.1 और 0.4 हमने कंसिडर किया, ठीक है। अगर पॉइंट्स को चेंज कर दें तो हमारे पास जो ये जो इक्वेशन हमने राइट की नीचे ये डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। पहली चीज कि इस पूरे सिस्टम में हो क्या रहा है, ये हाइड्रोलिक टरबाइन वर्क प्रोड्यूस कर रही है
और वो फिर जनरेटर में जा रहा है, जिसको हम अभी आइडियल जनरेटर कंसिडर कर रहे हैं, तो कोई भी लॉसेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी कोई भी लॉसेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एफिशिएंसी 100% की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ ये क्या है, आइडियल टरबाइन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, एक्चुअल में लॉसेस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी समझाने के लिए हम सिर्फ ये इतना कर रहे हैं कि जो भी वर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो इस चेंज ऑफ द एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी चेंज ऑफ एनर्जी के एनालिसिस करने के लिए हमने क्या किया, पहले हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, 1 and 4, ठीक है। अब 1 और 4 क्या है, पॉइंट 1 बेसिकली एक लार्ज यहाँ पे आपके पास वेसल होगा जिसके अंदर वाटर फील्ड है, ठीक है। और अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे एक स्मॉल ट्रायंगल बना हुआ है इस तरह, ठीक है। इस ट्रायंगल का मैंने पिछली दफा भी आपको समझाया था जब हम प्रेशर मैनोमीटर्स पढ़ रहे थे और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ रहे थे, कि इसका मतलब क्या होता है, फ्री सरफेस, ठीक है। और फ्री सरफेस का मतलब है फ्री सरफेस का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी एटमॉस्फेरिक एक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक एक्ट कर रहा है। पॉइंट नंबर 4 देखिए आप, तो यहाँ पे भी एक फ्री सरफेस है, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा है, पी एटमॉस्फेरिक कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस इक्वेशन में राइट करूं जो हमारे पास यहाँ मौजूद है, ठीक है, तो P1 और P4 क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 0.1 और 0.4 का जो प्रेशर है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, ठीक है। दूसरी assumption हम ये करते हैं कि अगर कोई बहुत ही लार्ज कंटेनर हो, ठीक है, बहुत लार्ज कंटेनर हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर का ओवरहेड टैंक है, ठीक है, उस कंडीशन में यूजुअली वाटर क्या होता है, स्टिल हालत में होता है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कि उसकी वैल्यू बहुत ही या तो स्मॉल होगी या जीरो होगी, स्टैग्नेंट कंडीशन में होगा। इसी तरीके से जब ये टरबाइन से हमने एनर्जी प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, तो ये जो वाटर इससे आउट हुआ है वो एक दूसरे लार्ज कंपाउंड के अंदर बाहर जा रहा है, ठीक है, और उसके अंदर भी वाटर जो है क्या एक काइंड ऑफ स्टैग्नेंट पोजीशन में, तो 0.4 के ऊपर भी जो वेलोसिटी होगी वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। सॉरी, सो आई वाज सेइंग कि जो आपके पास 0.4 होगा, ठीक है, वो भी क्योंकि एक लार्ज कंपाउंड में जहाँ पे आपके पास पाउंड है इसके अंदर मौजूद है, और इसके ऊपर भी जो आपके पास वेलोसिटीज हैं वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होंगी, यहाँ पे भी वाटर एज अ काइंड ऑफ स्टैग्नेंट कंडीशन में होगा, ठीक है। नाउ V1 V4, नाउ अब अगर वाटर की वेलोसिटीज भी, ठीक है, अब अगर मैं ये वाली इक्वेशन यूज करूं जो यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन यहाँ मौजूद है, ठीक है, अब आप देख रहे हो कि हम बेसिकली 2 की जगह पे यहाँ पे 4 हो जाएगा, 0.2 और 4 के दरमियान हम जो है वो एनर्जी इक्वेशन लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1 और 4 का जो प्रेशर है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्या है, बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये क्या हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है ना, दोनों सेम है तो दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटीज दोनों पॉइंट के ऊपर क्या है, ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है, तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। रिमेनिंग कौन सी टर्म बच गई जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो पावर जनरेट होगी हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो प्रोड्यूस हो रही है हाइट चेंज की वजह से, यानी कि Z4 और Z1 की जो हाइट है विच इज h, ठीक है, उसकी वजह से चेंज हो रही है, तो हमारे पास जो चेंज इन दी एनर्जी है, ठीक है, वो m.E, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा आपके पास G Z4 माइनस Z1 हो जाएगा हमारे पास h, ठीक है। तो ये GH जो आपके पास है ये आपके पास सिंपल, सॉरी मास फ्लूइड भी आएगा, ठीक है, इसको मैं सही से राइट कर देता हूँ, m.GH हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली जो वर्क प्रोड्यूस हो रहा है आपके पास, ठीक है, वर्क मैक्सिमम जो हमें मिल रहा होगा वो किस वजह से मिल रहा है, इस चेंज इन हाइट की वजह से मिल रहा है, ठीक है। इसी सिस्टम को हम एक और तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग दिस पॉइंट ऑन 1 and 4, आप क्वेश्चन कर सकते हैं सर क्या हम हमेशा पॉइंट इधर ही प्लेस करेंगे, ठीक है, हम किसी और जगह पे पॉइंट प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसलिए प्लेस किए थे कि यहाँ पे कुछ चीजें बहुत इजीली हम फिगर आउट कर सकते थे, ठीक है, जैसे प्रेशर बहुत इजीली फिगर आउट कर सकते थे, वेलोसिटीज बहुत इजीली फिगर आउट कर सकते थे, सिर्फ हमें अगर हाइट पता होती तो हम फाइंड आउट कर सकते थे कि इस टरबाइन से एक्चुअली कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है आइडियली तौर पे, ठीक है। एफिशिएंसी को अगर हम कंसिडर ना करें तो आइडली तौर पे जितनी भी हाइट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना भी हाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उतनी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम पॉइंट
1 और 4 के बजाय ये 2 पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट जस्ट एट द इनलेट ऑफ द टरबाइन और एक जो है एट द एग्जिट ऑफ द टरबाइन हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। नाउ अब हम अगर एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो वहां पे पहली चीज अगर आप 2 और 3 देखें, ठीक है, तो इनकी हाइट डिफरेंस जरूर है लेकिन वो बहुत ही मिनिमल है, ठीक है। अगर आप पूरे सिस्टम का साइज देखें तो पूरे सिस्टम की हाइट इतनी ज्यादा है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। उसमें जो टरबाइन है उसकी जो दोनों पॉइंट है 2 और 3, इनकी जो हाइट है वो तो नेग्लिजिबली चेंज हो रही है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि Z2 और Z3 आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ठीक है, इनकी जो हाइट है वो बराबर है, ठीक है। सेकंड, जो फ्लो की वेलोसिटी है यहाँ पे 0 थी, ठीक है, v0 थी, जब इस चैनल के अंदर आई तो यहाँ पे वेलोसिटी हो गई v2 और यूजुअली जो एग्जिट हो रही है वेलोसिटी वो इसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो v2 और v3 है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट बराबर है, 0 नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। तो रिमेनिंग क्या चीज लग गई, अगर मैं 2 और 3 के दरमियान इक्वेशन लगाता हूँ, ठीक है, सॉरी 2 और 3 के दरमियान अगर हम ये वाली एनर्जी इक्वेशन राइट करते हैं तो नाउ अब जो हमारे पास पॉइंट 2 और 3 के लिए हम राइट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये जो हाइट चेंजेस हैं दीज आर ऑलमोस्ट सेम, वेलोसिटी चेंजेस दीज आर ऑलमोस्ट सेम, जो रिमेनिंग हमारे पास चीज रह जाती है दिस इज ओनली द चेंज इन द प्रेशर, ठीक है। तो जो चेंज इन द प्रेशर होगा एट द एग्जिट एंड द इनलेट ऑफ द टरबाइन, ठीक है, दैट विल कॉज द पावर आउटपुट, ठीक है। इसी तरीके से पंप के केस, अगर पंप होता है तो पंप के केस में आपको पता है क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज कर रहा होता है, ठीक है। तो वहां पे जितना हम इलेक्ट्रिकल वर्क हमें चाहिए होगा, पावर, इलेक्ट्रिकल पावर जितनी चाहिए होगी प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, वो डिपेंड करेगा आपके पास पंप के एग्जिट और इनलेट के ऊपर जो प्रेशर्स होंगे उनके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक सिस्टम की एनालिसिस कर सकते हैं या एक प्रोसेस की एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो एक बेसिकली प्रोसेस हो रहा है ना, ठीक है, ये पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 4 तक एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, जिसमें एनर्जी चेंज हुई है कितनी, डेल्टा ई, ठीक है। और वो डेल्टा ई से क्या हुआ, अगर टरबाइन है तो टरबाइन ने इसको क्या किया, वर्क को प्रोड्यूस किया, ठीक है। अगर पावर हो, सॉरी पंप होता तो ये वर्क जो है वो कंज्यूम हो रहा होता, साइन चेंज हो जाती, ठीक है। वर्क प्रोड्यूस होता तो प्लस साइन आ जाती, वर्क कंज्यूम हो रहा होता तो नेगेटिव साइन आ जाती है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन बेटा, सर आपकी आवाज बहुत लैग हो रही है। ओके, अच्छा, कुछ बेहतर हो तो मुझे बताइए, ठीक है, अब सही है। सर अब काफी बेहतर है। सॉरी वो माइक भी नीचे हो जाता है तो आप मुझे बोल दिया करो बात करते हुए ना, माइक भी नीचे हो जाता है समटाइम्स, चलिए ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, सो एक रिकैप कर लें ताकि जो है आगे मूव करने से पहले 2-3 मिनट के अंदर रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पहली चीज पढ़ी कि एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन क्या है, ठीक है। देन वी हैव सीन कि हम डिफरेंट इंजीनियरिंग सिस्टम्स के अंदर जो हमारे पास एनर्जी है वो कितने डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है और टोटल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। एंड टोटल एनर्जी जो है वो तमाम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके पास टोटल एनर्जी को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। देन वी सॉ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज और हमने फाइनली ये कहा कि जो एनर्जी है उसको हम बेसिकली 2 मेजर फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पहली चीज जो है आपके पास जो है वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म है और दूसरी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू सम आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम, जो 2 मेजर कंट्रीब्यूशंस है यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज आते हैं, जबकि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द मॉलिक्यूलर एक्टिविटी या मॉलिक्यूलर डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अंदर इंटरनल एनर्जी आती है। इंटरनल एनर्जी की सब 2 कैटेगरीज हैं, सेंसिबल और लेटेंट। लेटेंट एनर्जी जो है वो आपके पास फेज चेंज प्रोसेस के साथ इन्वॉल्व होती है, जबकि सेंसिबल एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उससे पहले हमने एक और चीज देखी थी कि जब भी हम थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं, थर्मोडायनामिक्स में वी ऑलवेज टॉक अबाउट द चेंज ऑफ द एनर्जी, ठीक है। जो एक प्रोसेस के दरमियान जो चेंज ऑफ एनर्जी हो रही है, ठीक है, उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द एनर्जी एट एनी पॉइंट, एनी किसी भी स्टेट पॉइंट 1 या स्टेट पॉइंट 2 के ऊपर जो एब्सोल्यूट
चेंजेस हैं, एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, उनको हम फोकस नहीं कर रहे होते, बल्कि हम चेंज ऑफ द एनर्जी को फोकस कर रहे होते हैं। ये हम आगे जाके हमने मैकेनिकल एनर्जी में भी अभी देख लिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि जब भी आपके पास फेज चेंज होगा उसमें लेटेंट एनर्जी इन्वॉल्व होगी। लेटेंट एनर्जी दो टाइप की हो सकती है, वेपराइजेशन की और मेल्टिंग की। सॉलिड टू लिक्विड होगा तो मेल्टिंग हो जाए, फ्यूजन हो जाएगी, लेटेंट एनर्जी ऑफ फ्यूजन। लिक्विड टू गैसेस होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाएगी, कि चैप्टर 3 में भी हम देखेंगे, ठीक है। we also discuss about different forms of sensible energies जो atomic level पे होती हैं, molecular level पे होती हैं और न्यूक्लियर लेवल पे होती हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे उसकी ट्रांसलेशन और रोटेशन की वजह से हो रही होती हैं या वाइब्रेशन की वजह से। एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसलेशन या उनके स्पिनिंग की वजह से हो रही होती हैं, जबकि न्यूक्लियस लेवल पे न्यूक्लियस की स्पिन की वजह से, ठीक है। जो लेटेंट एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स के आपस में बॉन्ड की वजह से हो रही को रिप्रेजेंट करती है। अगर मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स आपके पास एटम की इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, देन वी डिस्कस अबाउट द केमिकल एनर्जी, जो यहाँ का पार्ट नहीं है। और अगर हम आइटम्स को ब्रेक कर दें तो जो एनर्जी जनरेट होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी है, वो भी हम यहाँ पे भी डिस्कस नहीं कर रहे थे, ठीक है। देन इन सबको हमने सम किया था, तो वी एंड अप विद द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल और टोटल इंटरनल एनर्जी का पार्ट है। हमने आगे डिस्कस किया कि अगर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आउटसाइड रेफरेंस फ्रेम की वजह से जीरो हो जाए तो ऐसे सिस्टम को फिर हम स्टेशनरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जो ओपन सिस्टम्स हैं, ओपन सिस्टम की जो एनर्जी है उसको हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं थ्रू इन द फॉर्म ऑफ रेट। और रेट के अंदर हमारे पास हम ज्यादातर डिस्कस करते हैं मास फ्लो रेट को, ठीक है। यानी कि स्पेसिफिक एनर्जी को हम मास फ्लो रेट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बेटा क्वेश्चन? सॉरी आई कैन नॉट हियर यू। आप किसी ने मुझसे क्वेश्चन करने की कोशिश की? आपकी आवाज लैग हो आपकी आवाज लैग। अच्छा, मैं ओके काफी ओके मैं रीजॉइन कर लेता हूँ, आपको शायद सही हो जाए, ठीक है। मैं ये करता हूँ, ठीक है सर। अगर न्यू टॉपिक फ्राइडे को बता दिया रहो। जी बेटा। सर अगर न्यू टॉपिक है तो सर फ्राइडे को बता दिएगा सर। अभी सर अभी रहने दें सर, अभी तो आपकी आवाज भी लैग कर रही है और सर स्टूडेंट्स भी थोड़े कम है।